गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में अपन ने प्रोटीन पढ़ लिया था। आज एक नए टॉपिक की अपन बात करेंगे और उसका नाम है एंजाइम। क्या नाम है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम के बारे में सबसे पहले बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की। ठीक है, किसने? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की। एक और वैज्ञानिक था डब्ल्यू कोहेन, और डब्ल्यू कोहेन ने इनको एंजाइम नाम दिया। ठीक है, डब्ल्यू कोहेन ने एंजाइम नाम दिया तथा एक जेबी समनर नामक, इसने तो क्या कहा? एंजाइम। ठीक है, एक था जेबी समनर नामक वैज्ञानिक था, और जेबी समनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज एंजाइम को प्रयोगशाला में, यूरिएज एंजाइम के प्रयोगशाला में, यूरिएज एंजाइम कौन सा? जेबी समनर ने यूरिएज एंजाइम को प्रयोगशाला में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल के रूप में। ठीक है, तो बर्जीलियस ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की, डब्ल्यू कोहेन ने इनको एंजाइम नाम दिया, और जेबी समनर ने यूरिएज एंजाइम को प्रयोगशाला में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया है। एंजाइम प्राकृतिक या संयुक्त रूप से क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? या प्राकृतिक और संयुक्त दोनों ही रूपों में क्या होते हैं? प्रोटीन। और इन्हें ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। एंजाइमों किससे? खमीर या ईस्ट। खमीर से मतलब EN का मतलब इन और ZYMASE एंजाइम, जाइमेज का मतलब ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है यहाँ खमीर से। तो एंजाइमों को किससे प्राप्त किया जाता है? खमीर से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इनको एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम प्राकृतिक रूप से सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं। प्राकृतिक रूप से सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं। सरल या संयुक्त कहते हैं। सरल या संयुक्त रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्राकृतिक रूप से सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं वो गोलिकाकार प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। इसके रूप में गोलिकाकार प्रोटीन। कुछ एंजाइम क्या नहीं होते? प्रोटीन नहीं होते, लेकिन अधिकांश जो एंजाइम है वो गोलिकाकार प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। एंजाइमों के अगर अपन नामकरण की बात करें तो एंजाइमों का जब नाम लिखेंगे तो एंजाइमों के नाम के अंत में एज सफिक्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एज सफिक्स
जोड़ देते हैं। जैसे माल्टोज के जल अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को माल्टेज कहते हैं। माल्टोज के जल अपघटन, माल्टोज का क्या करें, जल अपघटन, तो किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इनके नाम के अंत में से जोड़ देते हैं अपन, एज अनुलग्न का उपयोग कर देते हैं। क्लियर। और एंजाइमों का जब वर्गीकरण की अपन बात करते हैं, एंजाइमों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो एंजाइमों को अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा, एंजाइमों को अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला एंजाइम का जो वर्ग है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है। कौन सा है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं से संबंधित होता है। किससे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, किससे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाओं से संबंधित। दूसरा वर्ग है फिर ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस जो दो पदार्थों के मध्य समूहों का क्या करता है, विनिमय करता है। दो पदार्थों के मध्य समूहों का विनिमय करता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करता है। किसको, जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करता है। चौथा जो वर्ग है वो लाइसेज है, एंजाइमों का लाइसेज। ठीक है, लाइसेज जो एंजाइम है वो जल अपघटन के अतिरिक्त सभी कार्य करता है। ठीक है, सभी पदार्थों को हटाने का कार्य करता है, ये कहते हैं। जल अपघटन नहीं करता, बाकी सभी अतिरिक्त किसी भी पदार्थ के समूह को हटा सकता है। ठीक है, अगला है आइसोमरेजेस। पांचवा जो वर्ग है वो आइसोमरेजेस है। अब नाम से इसमें पता लग रहा है समावयवता का काम, समावयवीकरण अभिक्रियाओं का कार्य आइसोमरेजेस करता है। जो लास्ट है लाइगेजेस, छठा जो अंतिम है लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस क्या करता है, एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, तो 6 वर्ग हैं। किसने बांटा, 6 वर्गों में, अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग द्वारा एंजाइमों को कितने 6 वर्गों में बांटा। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया संबंधित है। ट्रांसफरेजेस जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में समूहों का विनिमय करता है। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन का कार्य करता है। लाइसेज जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ के समूह को हटा सकता है। आइसोमरेजेस समावयवीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। लाइगेजेस एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एंजाइमों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। क्लियर, देखिएगा एंजाइमों में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं एंजाइमों के गुण। एंजाइमों के गुण, ठीक है, एंजाइमों के गुण। एंजाइमों में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो एंजाइम एक तो रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं। रंगहीन ठोस पदार्थ, क्लियर। एक तो क्या है, रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं जो जल एवं लवणों के तनु विलयनों में, एंजाइम क्या है, ठोस पदार्थ हैं जो जल एवं लवणों के तनु विलयनों में विलय होते हैं। ठीक है, इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है। इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। दूसरा क्या है, आणविक द्रव्यमान उच्च। इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो उच्च होता है। ठीक है,
ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम किसके, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला ये शरीर के ताप और सामान्य पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, शरीर के ताप और सामान्य पीएच मतलब 6 से 8 पीएच पर ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विशिष्ट। विशिष्ट प्रकृति के मतलब क्या है, यहाँ विशिष्ट प्रकृति से मतलब है कि एक एंजाइम किसी एक विशेष प्रकार की क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। एक एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। अगला एक गुण है, जैसे उत्प्रेरक के रूप में ये काम में आते हैं तो इनकी बहुत कम मात्रा ही काफी होती है। किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा ही काफी होती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो सक्रियता दर है, ये जो अभिक्रिया की दर को लगभग 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा इनकी अति आवश्यक होती है। सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है और इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर लगभग 10 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, एंजाइमों की सक्रियता कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों द्वारा या तो नियंत्रित की जा सकती है या कम की जा सकती है। एंजाइमों की सक्रियता कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा नियंत्रित या कम की जा सकती है। अब अपन पढ़ते हैं ये क्या थे, इनके गुण थे। रंगहीन ठोस होते हैं, ठीक है, आणविक ब्रह्मांड होता है, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति होती है इनकी। इसके अलावा ये शरीर के ताप और सामान्य पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अब किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है। यह अभिक्रिया की दर को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी गुण है एंजाइमों में। अब पढ़ते हैं एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में। एंजाइमों की क्रियाविधि, एंजाइमों की क्रियाविधि। तो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है, एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिसके कारण आसानी से संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। ठीक है, संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जितनी कम सक्रियण ऊर्जा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होता है। तो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है वो 4 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर, एंजाइम ये क्या है, E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, क्रियाधार या क्रियाकारक, सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल करके और बनाता है ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। संकुल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स की जगह संकुल लेते हैं, एक ही बात है। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करता है। दूसरे चरण में ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण कर लेता है, EI बनाता है। I फॉर इंटरमीडिएट, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में EI एंजाइम मध्यवर्ती संकुल EP में परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम उत्पाद संकुल।
और चौथे चरण में EP से एंजाइम उत्पाद संकुल से एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद अलग हो जाता है। E प्लस P, P क्या है यहाँ उत्पाद है और E फोर एंजाइम। तो एंजाइमों की क्रियाविधि कितने 4 चरणों में संपन्न होती है। और 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले एंजाइम किसी सबस्ट्रेट या क्रियाधार के साथ मिलकर के और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करता है। दूसरे चरण में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बनाता है। ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है और अंतिम चरण में एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइमों का उपयोग कहाँ करें? तो एंजाइमों का जो मुख्य उपयोग होता है वो पाचन क्रिया में होता है। इसमें पाचन क्रिया में मुख्य उपयोग किया जाता है, पाचन क्रिया में। ठीक है। इसके अलावा एंजाइमों का जो उपयोग है वो पनीर उद्योग में भी किया जाता है। पाचन क्रिया में, पनीर उद्योग में, एल्कोहल ये पेय पदार्थ है, शराब है, बियर है आदि के निर्माण में। ठीक है। तो उपयोग, अब उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग तो है पाचन क्रिया में, दूसरा पनीर उद्योग में, तीसरा शराब, बियर आदि एल्कोहल ये पेय बनाने में। ठीक है। इसके अलावा रोगों की रोकथाम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, रोगों की रोकथाम के लिए। पांचवा, आप चमड़े उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। चमड़े उद्योग में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, या ये कहते हैं कि चमड़े को मुलायम बनाने में। चमड़े उद्योग में क्या करते हैं? चमड़े को मुलायम बनाते हैं, मुलायम करने में, मुलायम। ठीक है। चमड़े को मुलायम करने में इसका उपयोग किया जाता है। रोगों की रोकथाम में और रोगों के उपचार में भी किया जाता है। रोगों के उपचार में भी किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग हृदय रोगों में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग हृदय रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। और वहाँ ये क्या करता है? रक्त के थक्के को विलय कर देता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है। तो ये क्या था? एंजाइम और उसके उपयोग, क्रियाविधि। ठीक है।